वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपका इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ का है थर्ड पार्ट। तो इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, प्लीज़ उन वीडियोज़ को अच्छे से सुनिए, उनमें से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दिस वन। तो स्टेटमेंट है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड। ठीक है, अब हैलोजन एसिड यानी कि HX के साथ आप लोग अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं। सो दिस इज अवर अल्कोहल एंड दिस इज दी यहाँ पर हैलोजन एसिड। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो थर्ड डिग्री अल्कोहल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई रहेगी, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे कम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चेक करें, सो दिस इज़ दी प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ दी सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज़ दी 1 2 3, दिस इज़ दी थर्ड डिग्री अल्कोहल। सो CBA। ठीक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अब यहाँ पर देखना है। C का सबसे ज़्यादा, B उससे कम, A उससे कम, तो हमारा CBA दैट इज़ दी सेकेंड वन इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, सो ऐसे आप लोगों को इसे सोल्व करना है सिंपली। तो आगे चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स जो भी हम इसके बीच कुछ भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो आप लोगों को साथ में ही नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सभी की पॉइंट्स को एक जगह पर उतार लें, फिर वो आपके रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आप हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है ऑन रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए फिर से सेम रिएक्शन पर है जिसके ऊपर इससे पिछला था कि HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। उसने कहा है कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाए। अब देखिए अगर हम यूज़ करते यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स, तो आपको अगर याद होगा तो हमें यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि बन जाती है ग्रूव्स प्रोसेस। इसे हमें हीट करना पड़ता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। अगर हमें रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन को है करवाना तो हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा। उसकी रिएक्टिविटी हाई है, हमने इससे पिछले एमसीक्यू में देखा, तो वो डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाएगा। तो इनमें से ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ आगे एक ही चेन है जुड़ी। ठीक है, और ये है हमारा थर्ड डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ अवर राइट आंसर, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल वन। उसने पूछा है कि वाई क्या बनेगा। सो ये जो वाई बन रहा है इसको हमें बताना है कि व्हाट इज़ दिस कंपाउंड। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। सो दिस इज़ दी अवर एनिलीन। तो इसमें हमने ऐड किया NaNO2HCl को एट आइस कोल्ड मिक्सचर बनाकर इसकी रिएक्शन करवाई। तो ये क्या बन गया? डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके साथ हमने Cu2Cl2, दिस इज़ दी सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शंस में हमें क्या मिलता है? दिस इज़ दी क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा Cl, सो दिस इज़ अवर राइट आंसर वन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा सिंपली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर्स एंड दी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फोर्थ करते हैं। टोलुइन रिएक्ट्स विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, गिविंग ऑर्थो एंड दी पैरा हैलो कंपाउंड्स। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो में भी हो चुकी है, उससे पिछली में भी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो अगर आप इन सभी एमसीक्यूज़ की वीडियोस को ध्यान से सुन लेंगे तो आई थिंक कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक चीज़ को 2-2 3-3 बार एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों को सुनना पड़ेगा, एक बार बैठ कर अच्छे से ये सुनना पड़ेगा। ऑर्थो एंड दी पैरा आइसोमर यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? अब देखिए कि बेंजीन में, यानी कि ये जो रिंग है इसके अंदर क्लोरीन एंटर हुआ है। तो इन दोनों में से क्या होता है, जब आप इसका मैकेनिज़्म रीड करेंगे तो कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर इस बार मैकेनिज़म्स इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो ये जो एमसीक्यू है ये आपका मैकेनिज़्म में से ही बनाया गया है, उसमें से और भी एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। तो FeCl3 और Cl2 आपस में मिलकर क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं।
तो ये क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रिंग में एंटर हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन की जगह पर खुद अटैच हो गया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? क्लोरीन पॉजिटिव। याद रखिएगा, अगर आगे जाकर पूछेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमारे पास बेसिकली दो थी। एक तो थी हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें कि हम NaI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक हमने रीड की थी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोरो जो होते हैं कंपाउंड उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि AgF हो गया या फिर Hg2F2 वगैरह हो गए, इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इनमें से दिस इज NaI, तो ये हमारी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ये हमारा आंसर होगा। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं, उनकी जगह पर आयोडीन अटैच होकर यहाँ पर हमें आइडोअल्केन्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच रीजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए कौन सा रीजेंट यूज किया जाता है? अब देखिए कि हमने सिंपल अल्केन के साथ अगर हैलोजन जोड़ना हो तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन अटैच होता है, इसके मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, और जो यहाँ पर है सेकंड नंबर की पोजीशन, और वहाँ पर भी ये अटैच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी, तो इसलिए हमें दो यहाँ से प्रोडक्ट बनाकर दिए गए हैं। तो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्लोरीन डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, या फिर सनलाइट, या फिर यूवी रेडिएशन। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। इसके साथ हमारे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बाद में रिएक्शन आगे प्रोसीड करवा देते हैं। बाकी आप लोग अगर डीपली जानना चाहते हैं तो आपको इसका मैकेनिज्म रीड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा, अगर किसी मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा है इनमें से, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसके साथ जुड़ा है ब्रोमीन और Cl, दो हैलोजन, एक है ब्रोमीन, तो इसका मास होगा सबसे ज़्यादा। क्लोरीन है दोनों, तो क्लोरीन का मास ब्रोमीन से छोटा होता है। फिर एक ही क्लोरीन है, तो इसी ऑर्डर में इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज, इसका मास सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, और बेंजीन जिसके पास कोई भी हैलोजन नहीं है उसका मास इनमें से सबसे कम है। तो क्या बनेगा? ABCD, सिंपली ABCD। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो काफ़ी आपके लिए इजी बना दिया गया था। तो आगे चलते हैं। बेसिक ये है कि मेन बात यह है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बनाना है। अब देखिए, जो स्ट्रेट चेन है, सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लेना है कि कार्बन एटम सेम जुड़े होने चाहिए। इसके पास 4 हैं, इसके पास भी 4 हैं, और इसके पास भी 4 हैं। अब जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। उसके पास ये चेन है, इस चेन में है 3 कार्बन्स और एक ही साइड पर ब्रांचिंग है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा A का, और सबसे लो होगा C का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई है, इसका सरफेस एरिया सबसे लो रहेगा, और इसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, वैंडरवाल फोर्सेस। सो CAB, ये रहा CAB, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? ओके, तो ऐसे इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना है कि मोर सरफेस एरिया मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितना सरफेस एरिया लो, यानी कि जितनी चेन की ब्रांचिंग कर देंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सो इन द फॉलोइंग विच ऑफ द कार्बन मार्क्ड इज असिमेट्रिक। अब देखिए, असिमेट्रिक क्या होता है? तो असिमेट्रिक मतलब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा कार्बन एटम है यहाँ पर कायरल, मतलब जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। ठीक है, अब इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। ठीक है, Cl भी है, ब्रोमीन भी है। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा है यहाँ से कायरल कंपाउंड। ठीक है, तो A के साथ भी चारों डिफरेंट है, ये भी हो गया। अब इसके साथ भी चारों के चारों डिफरेंट हैं, एक D है। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है, तो ये भी हो गया।
इसके साथ भी चारों ग्रुप ही डिफरेंट हैं, ये भी हो गया। इसके साथ दोनों सेम हैं, सो दिस इज नॉट वन। ठीक है, तो ए बी सी आ जाएगा आंसर, ए बी सी सभी के सभी ही असिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विसिनल डाइहलाइड्स। अब देखिए विसिनल डाइहलाइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन जुड़े हों, दैट इज द विसिनल डाइहलाइड्स। ठीक है, तो अगर आप इन सभी की स्ट्रक्चर्स बनाकर देखेंगे, अब ये देखिए इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन जब लगाते हैं ना, ये इसका एक कॉमन नेम है। इसका मतलब क्या होता है कि सेम ही कार्बन एटम पर दो हैलोजन हैं, इनको हम बोलते हैं जेम डाइहलाइड्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे बाकी के। ठीक है, तो ये इसकी बनेगी स्ट्रक्चर, सो दिस इज द इथाइलिडीन। अगर हमें ये बनाना हो जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो जिसके दो एडजेसेंट पर हैं दो कार्बन एटम, तो इसका नाम हम लिखते हैं इथाइलीन। इसमें डी नहीं यूज़ करते, इथाइलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम है, तो ये इसका बन जाएगा कॉमन नेम। अगर आप इसका IUPAC नेम बनाएंगे 1,2, तो ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये आपका आंसर है सेकंड वन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये आपका बन जाएगा विसिनल डाइहलाइड्स। तो ये जो है इथाइलिन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं जेम हलाइड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेम हलाइड्स। तो ये जो अलाइलिक है, ये तो आप लोगों को याद होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम का जो अगला कार्बन होता है उसके साथ हैलोजन जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक क्लोराइड। तो ये सब कुछ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो आगे चलते हैं, उसी पर आ गया कि इसमें जो Br है उसकी पोजीशन जो है वो कौन सा यहाँ पर कार्बन एटम है, अलाइलिक है, अराइल है, विनाइल है, या फिर है सेकेंडरी। ठीक है, तो अब देखिए कि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहाँ पर ओपन कर बना लें। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ा है ब्रोमीन और आगे इसके साथ दो जुड़े हैं CH3। तो सबसे पहली बात, ये कार्बन है हमारा 3rd डिग्री, जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है 3rd डिग्री। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन का अगला कार्बन है, सो दिस इज द अलाइलिक पोजीशन। मैंने आपको अभी बताया है पिछले MCQ में ही, अलाइलिक है। अराइलिक होता है जगह, तो अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो या फिर एरोमेटिक किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ा हो। विनाइलिक होता है अगर वो डायरेक्टली ही डबल बॉन्ड वाले जो है कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, तो ये हमारा अलाइलिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3। ठीक है, AlCl3 के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो हम इन दोनों के मिक्सचर को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाकर क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। FeCl3 के साथ और AlCl3 के साथ, दोनों के साथ सेम होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव यहाँ पर जो अटैकिंग रीजेंट है, अटैकिंग स्पेसिस है जो कि फॉर्म होती है। ठीक है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो जाकर रिंग में अटैच होता है क्लोरीन पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरोनियम आयन। ओके, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड मैंने आपको अभी ही बताया था, इथाइलिडीन क्लोराइड जिसकी सेम कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हों, दैट इज द जेम डाइहलाइड। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये होते हैं जेम डाइहलाइड। इथाइलिडीन वाले सेम कार्बन पर दो हैलोजन होते हैं, उसको हम बोल देते हैं जेम डाइहलाइड या फिर इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है, तो ऐसे छोटे छोटे MCQs पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें हम रूल लगाएंगे, ए हमें देखना है कि क्या बन रहा है, HCl ऐड करना है, तो इसमें रूल कौन सा अप्लाई हो गया। ठीक है, इसमें रूल अप्लाई होगा, दैट इज़ दी मार्कोनिकोव्स रूल। तो H जाएगा उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और Cl जाएगा यहाँ पर, तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, थर्ड वन इज़ दी राइट आंसर। सिंपल मार्कोनिकोव्स रूल लगा है, इसमें कुछ अलग नहीं बिल्कुल भी होगा। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप लोगों को याद होगा, सो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था SN2 रिएक्शन का। ठीक है,
SN2 रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन वाले की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की उसके बाद आती है। तो अगर आपके पास है प्राइमरी अल्काइल हाइड तो उसकी SN2 रिएक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण उस पर अटैक होना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोक्सिल आयन अटैक कर सकता है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट MCQ है, कुछ भी नहीं सोल्व करना, सीधा आप लोगों ने आंसर बताना है। तो आगे चलते हैं, ये भी डायरेक्ट है। इनमें से किस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी? ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है कि आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होता है, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। सो 4th वन इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा, तो इसमें SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें इसका IUPAC नेम बताना है कि इसका IUPAC नेम सही क्या है। अब देखिए यहाँ पर है C2H5। ठीक है, यहीं से मिस्टेक हो सकती है, तो मैं ओनली यहाँ पर बना रहा हूँ कार्बन एटम्स, तो इसके साथ जुड़े हैं आगे 2 कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो 2 नंबर पर है मिथाइल और 1 पर है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इसका 3rd वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। फिर से है इसका IUPAC नेम हमें बताना है, शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस सब्सटेंस। ये इसका कॉमन नेम बताया गया। अब देखिए क्या बताया गया, डाई इथाइल, 2 जुड़े हैं इथाइल ग्रुप, हम यहाँ पर बना लेते हैं इथाइल और इस तरफ भी इथाइल। ठीक है, कॉमन नेम में जब सेम चीज़ें आ जाती हैं तो हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं। ब्रोमोमिथेन, मतलब बीच में एक कार्बन है जिसके साथ जुड़ा है ब्रोमीन, तो इसको ऐसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका डाई इथाइल ब्रोमोमिथेन। इसका नेम बना दे 1 2 3 4 5। 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ऐसे सिंपल से MCQs हैं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सभी NCERT एग्जाम्पलर की है, ये जो हमारा 3rd पार्ट में है सिर्फ। ठीक है, बाकी की और इम्पोर्टेंट MCQs थे NCERT बेस्ड, तो ये सभी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स हैं। द रिएक्शन ऑफ द टोलुइन with chlorine in the presence of the iron in the absence of the light yield। तो ये मैंने आपको बताया है कि टोलुइन फिर से सेम रिएक्शन आ गई है जो हमने FeCl3 वाली की थी, यहाँ पर उसने सिर्फ हमें आयरन है दिया। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर हैलोजन जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर हैलोजन्स जुड़ जाएंगे, तो हमारा 2nd और 3rd दोनों ही यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बोथ ऑर्थो एंड दी पैरा आइसोमर यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लोरोमीथेन ऑन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड। अब देखिए कि क्लोरोमीथेन, ठीक है, एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन बेसिकली अमाइंस में होती है, बट आप लोग यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं। यहाँ से NH2 के साथ वो जुड़ जाएगा और साथ में HCl बाहर निकलेगा। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया है, अगर हम इसकी एक्सेस यूज़ करते हैं तो यही हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, तो यही आंसर हो गया मीथेन अमाइन। अगर हम यहाँ पर एक्सेस यूज़ कर लेते इसकी, ठीक है, अगर हम क्लोरोमीथेन की एक्सेस यूज़ करते, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको ऐड करते अमोनिया में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो हमें एक सॉल्ट मिल जाता है। मतलब फिर हमें यहाँ पर मिक्सचर ऑफ इन सभी का मिलता है, मतलब कि प्राइमरी माइन भी मिलते हैं, सेकेंडरी माइन भी मिलते हैं, बट मोस्टली हमें क्या मिलेगा, CH3 और साथ में N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये कुछ ऐसा सॉल्ट बन जाएगा जिसमें कि 4 अल्काइल ग्रुप्स आकर जुड़ जाएंगे N के साथ, क्योंकि हमने एक्सेस में जो है वो क्लोरोमीथेन को यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये बाकी आपको डीपली जो आपका अमाइंस वाला चैप्टर है उसमें इसके बारे में आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 3rd वन इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। Molecules whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral molecules। ठीक है, या फिर हम इसे बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, इनेंशियोमर्स बन जाते हैं। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है दैट इज द कायरल इन नेचर,
उसका रूल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। हमें क्या चेक करना है, 1 कार्बन एटम जिसके साथ के 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। तो अगर आप इन सभी की ही IUPAC से इनकी स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पर है ब्रोमीन, ठीक है। इस साइड पर 1 कार्बन है, इस साइड पर 2 कार्बन है और एक साइड पर है हाइड्रोजन। तो सभी ग्रुप्स यहाँ पर हैं डिफरेंट। तो ये आपका आंसर बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर रीडिंग के वक्त एग्जाम्पल्स को अच्छे से सोल्व किया है तो उसमें यही एग्जाम्पल मोस्टली आपको दी जाती है 2 ब्रोमोब्यूटेन वाली, तो आपको डायरेक्टली ही याद रहेगा। अदरवाइज आपको सभी की स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ दिस, ये क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजाइल जो हलाइड्स होते हैं, बेंजाइल हलाइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये है बेंजाइल ब्रोमाइड। दीज ऑलवेज फॉलोज द SN1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से ब्रोमीन को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सो दिस बेंजाइल जो होता है वो एक कार्बोकटायन, वो रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज होता है, तो इसमें बनता है कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन जिसमें बनता है वो होता है SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, SN1 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा। क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दी मोलिक्यूल गिवन आर असिमेट्रिक। फिर से वही बात है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। अब देखिए इसने तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। बी को देखते हैं, तो इस साइड पर ये है कंप्लीट ग्रुप और इस साइड पर ओनली ये है, तो ये दोनों दीज 2 आर दी डिफरेंट ग्रुप्स। तो बी हो गया, एक तो बी बन गया। ऐसे ही सी बन जाएगा, उसके साथ भी इस साइड पर ये वाला अलग ग्रुप है और इस साइड पर ये वाला अलग ग्रुप है। तो बी और सी ओनली यहाँ पर आ रहे हैं असिमेट्रिक, क्योंकि उनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो बी और सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए और डी ने तो ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाया है, तो 4 बॉन्ड्स उनके सिंगल ही है नहीं, तो इसलिए वो इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे। सो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको बना सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव द रेज़मिक मिक्सचर ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेज़मिक मिक्सचर बनाएगा अगर वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर वो खुद यहाँ पर असिमेट्रिक होगा, तो जिसके साथ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होंगे। तो इसमें तो ये दोनों सेम है, ये तो हो नहीं सकता। तो इसके साथ देखते हैं तो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली ए जिसके साथ के सभी चारों के चारों ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सो ए इज़ ओनली, सो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 1, ओनली ए। ओनली ए रेज़मिक मिक्सचर बना सकता है बिकॉज इट इज़ दी असिमेट्रिक, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये बनाएगा रिटेंशन और यहाँ पर इन्वर्जन होगी, डी और एल फॉर्म्स हाफ ऑफ यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर है? सो नाउ अरेंज द कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे लो रहती है। अगर हम इसके साथ NO2 जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसको जोड़ देते हैं, देन रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा, ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है, मेटा पर इंक्रीज होती है, बट कुछ खास नहीं इंक्रीज होती, ठीक है। अगर हम जोड़ दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी ऐसे ही ऑर्थो एंड पैरा पर ज़्यादा रहेगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि NO2 अगर जुड़ा है तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। आप देखिए कि ऑर्थो वाले की सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और फिर बाद में NO2 जुड़ा है इस पोजीशन पर, मेटा पर, फिर बाद में ये होगा, और फिर जिस पर है ही नहीं NO2 यानी कि A, ओनली क्लोरोबेंजीन, वो आएगा, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना था, तो ACB इसका आंसर बन जाएगा, ACB, दैट इज़ द थर्ड वन। तो ऐसे आपके सभी कॉन्सेप्ट्स आगे वाले में भी यही यूज़ होने वाला है, आगे वाले जो 2-3 MCQ हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से सुन लें। इसके बाद है हमने जोड़ दिया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का इफेक्ट ऑर्थो पर ज़्यादा रहेगा, तो बी वाले की सबसे लो हो जाएगी, ठीक है। और फिर आएगा सी वाला, उस पर इफेक्ट तो होगा बट इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर होगा ए जिसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो BCA इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर अब बन जाएगा हमारे पास BCA। सो BCA दैट इज़ द फोर्थ वन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा NO2 हैं उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो इसके साथ हैं 3, तो इसकी सबसे ज़्यादा B के पास 1 है, उसकी उससे लो, तो ये तो सिंपली ABC बन जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, एक और है इसी पर। अब देखिए, अगर 2 जुड़ गए हैं CH3 तो लो रिएक्टिविटी होगी, मतलब C की सबसे लो है, फिर B आएगा क्योंकि उसके साथ एक CH3 है, और जिसके पास है नहीं उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो CBA बन जाएगा। थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको अगर इतनी सिर्फ जानकारी है तो आपके ये सभी MCQs ईजिली बन जाएंगे। इसके बाद है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में हमें इनको रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जितनी चेन ज़्यादा बड़ी होगी और स्ट्रेट होगी, वो था एक तो कॉन्सेप्ट, और दूसरा था जितनी हैवी चीज़ जुड़ी है। अब देखिए, आइडोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है, सिंपल ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का सबसे लो, क्लोरीन जुड़ गया, हैवी हो गया, उससे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे ज़्यादा हैवी, और आयोडीन सबसे ज़्यादा हैवी। तो आयोडोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा, ब्रोमो का उससे कम, क्लोरो का उससे कम, और ब्यूटेन का सबसे कम, क्योंकि आयोडीन का मास ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई हो जाएंगी इसी के कारण। ठीक है, यहाँ पर चेन जो सेम है, सभी में स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद है हमारा MCQ, विच इज़ दी करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। फिर से हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और बाकी है 1 ब्रोमो इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। देखिए, सबसे हैवी कौन है? बेंजीन सबसे हैवी है, तो बेंजीन आएगा एंड पर, इनमें से एक हो सकता है। उसके बाद 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हैवी है, तो ब्यूटेन वाला हो जाएगा, फिर प्रोपेन और फिर इथेन। तो फोर्थ वन इज़ राइट आंसर। इन दोनों में क्या था कि इसमें अब चेन का साइज़ हो गया डिफरेंट, इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन है, इसमें है 3 कार्बन, और यहाँ पर है ओनली 2 कार्बन। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके लिए थर्ड पार्ट ऑफ द हैलोल्केन्स हैलोरीन्स के MCQs का। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी अगर कोई भी डाउट्स हैं वो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम। तो वहाँ पर आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज़, सभी इम्पोर्टेंट फाइल्स, सब कुछ अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।